हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट नंबर आपका होगा आज 12 और यहाँ पर देखेंगे टोटल आपका 75 प्रश्न। इससे पहले आपका 11 टेस्ट आपका हो चुका है। तो अगर आप 11वां टेस्ट नहीं देखे हैं तो हमारी प्ले लिस्ट में आपको सारा टेस्ट मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सारा टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको सारा टेस्ट मिल जाएगा। आज जो हम देखने वाले हैं दोस्तों, ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट बीएड और डीएलएड से संबंधित सवाल है। जो डीएलएड में 75 प्रश्न आपको पूछेंगे उससे संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 75 प्रश्न। यहाँ से कम 5 प्रश्न है कि फिक्स है कि आपको एग्जाम में आएगा ही तो आएगा। तो चलिए, आज का जो संभावित प्रश्न है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं और जितने भी प्रश्न हैं सभी के खोपड़ी में छेद करते हैं। ये आपका रहा व्हाट्सएप ग्रुप है 7857824310। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप टेलीग्राम का भी लिंक ले सकते हैं और आप टेलीग्राम से जुड़ करके वहाँ पर जो भी क्लास हुआ है उसका लिंक आपको शेयर कर दिया गया है। इसके अलावा जो लोग सहयोग किए हैं उनके लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और उनको अलग से पीडीएफ और नोट्स दिया जाता है। तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग आज देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल कह रहा है कि सब पढ़े और सब बढ़े। जी हाँ, सब पढ़े और सब बढ़े ये जो नारा है इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो उद्देश्य देख लीजिए, ऑप्शन कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान, प्रौढ़ शिक्षा अभियान, साक्षरता अभियान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जी हाँ, सब पढ़े और सब बढ़े यानी कि सर्व शिक्षा अभियान। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर ए। एक सवाल पूछा जाएगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2001 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। और किसने किया था शुरुआत दोस्तों? तो अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये शुरुआत किया गया था। ठीक है, देखिए इस सब पढ़े सब बढ़े में क्या हुआ था, तो इसमें आपको 86वें संविधान संशोधन किया गया था। 2002 ईस्वी में हुआ था 86वें संविधान संशोधन। ये कभी कभी आपको ऑप्शन में 2 भी मिल सकता है, तो 2001-2 भी आप इसको ध्यान रखिएगा। 86वें संविधान संशोधन में हुआ था कि जो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी और इसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21 के ए में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा नंबर। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि मानवीय संसाधन नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय संसाधन नहीं है? बालक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक या फिर श्यामपट्ट। तो श्यामपट्ट जो होता है यानी कि जो आपका बोर्ड होता है ना, ये मानवीय संसाधन नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों थर्ड नंबर। प्रश्न कह रहा है कि नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए है इसका संक्षिप्त रूप क्या है? देखिए इसको थोड़ा मैं इसे छोटा कर देता हूँ, है ना। थर्ड नंबर प्रश्न कह रहा था कि नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए है इसका संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा दोस्तों URC। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं कि मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। तो मानवीय प्रबंधन के कौन कौन से घटक हैं? ऑप्शन है आपका विद्यालय, भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर, शिक्षक, बच्चे और समुदाय। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि शिक्षक, बच्चे और समुदाय जो है ये मानवीय प्रबंधन के घटक है माने जाते हैं। नेक्स्ट है NIOS की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बताइए NIOS की स्थापना कब हुई थी? 1962, 1973, 1989 या फिर 1992। देखिए NIOS की जो स्थापना हुई थी ये नवंबर 1989 में हुई थी। ठीक है, नवंबर 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। NIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS का फुल फॉर्म भी आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न। कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या हेतु किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है? तो कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारण को जानने और समस्या हेतु किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है? ऑप्शन है मौलिक शोध या फिर क्रियात्मक शोध या ऐतिहासिक शोध या वैज्ञानिक शोध। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रियात्मक शोध। देखिए एग्जाम हॉल में ना आप 2 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ें।
इसीलिए मैं जब भी टेस्ट लेता हूँ तो 2 बार ज़रूर पढ़ता हूँ। आप भी 2 बार ज़रूर क्वेश्चन पढ़िए। एक बार में आपको पूरा मतलब नहीं क्लियर हो पाता है, 2 बार अगर इसको आप पढ़ लेते हैं ना तो आपका क्वेश्चन का आंसर जो ऐसे ही क्लियर हो जाता है। इसलिए 2 बार पढ़िए। हड़बड़ में क्या होता है कि एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लिए और ऊपर में जो ए बी दिखा उसको मार के निकल गए, कभी तो नहीं वाला क्वेश्चन छूट जाता है। इसीलिए पूरा क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। समय आपके पास है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो गया आपका 6 का बी नंबर। नेक्स्ट है कि शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष कितने हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार जो प्रश्न के पक्ष है दोस्तों, ये टोटल 4 पक्ष होते हैं। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, आप लोग अपना अपना नीचे कमेंट करते चलिए, है ना। इसका ए बी सी डी जो भी है उसका कमेंट करते चलिए, ताकि कमेंट करने से थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, समझे। हाँ, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। तो प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किसके द्वारा कैसे किया जाता है। ऑप्शन कह रहा है कि आकलित मूल्यांकन में, रचनात्मक मूल्यांकन में, मौखिक मूल्यांकन में या फिर दक्षता मूल्यांकन में। तो प्रारंभिक ज्ञान का जो मूल्यांकन होगा वो आपका होगा मौखिक मूल्यांकन में। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल, मूल्यांकन तो एक बार नहीं होता है, मूल्यांकन क्या होता है, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये कथन किसका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये जो कथन है वो है आपका एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी का ये कथन है। आपको क्या बताना है कमेंट बॉक्स में, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, फुल फॉर्म क्या हुआ था, आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से है। तो मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से किसका संबंध है। ऑप्शन है मूल्यों का, आदतों का, समझ का या फिर आदर्शों का। 10 का हो जाएगा आपका समझ का है। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट है कि शिक्षण का सूत्र नहीं है। शिक्षण का सूत्र कौन सा नहीं है दोस्तों। ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या फिर प्रेरणा का सिद्धांत। तो कौन सा इसमें नहीं पूछा था शिक्षण का सूत्र, तो वो हो जाएगा आपका प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर ये सूत्र है, पूर्ण से अंश की ओर भी ये शिक्षण का सूत्र है और स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी ये शिक्षण का सूत्र है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है। तो ये जो कथन है दोस्तों, ये ज्ञात से अज्ञात की ओर संकेत करता है। आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने प्रश्न है ना हमेशा आपको ये प्रश्न आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको भी इसी प्रकार का सवाल आपको पूछा जाएगा और बिल्कुल ये सिलेबस के अनुसार ही है जो डीएलएड से संबंधित आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि सहयोग की भावना का विकास संभव है। तो सहयोग की भावना का विकास संभव है समूह कार्य से या फिर वाद विवाद से या फिर प्रश्नोत्तर से या फिर सहायक सामग्री से। क्या हो जाएगा, तो 13 का हो जाएगा आपका समूह कार्य से। सहयोग की भावना किस का विकास संभव है दोस्तों, कैसे, तो समूह कार्य से आपको विकास होगा आपका। ये हो गया आपका आंसर। अगला सवाल चलते हैं आपका 14 नंबर। वीडियो को लाइक करते चलिएगा मेरे भाई, जो लोग नए नए आ रहे हैं वीडियो को लाइक करते चलिए और चैनल को भी बगल में जो सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर सब्सक्राइब नहीं समझ में आता है, क्या, कहाँ से करें, कैसे करें, कैसे हमको वीडियो मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी है उसको दबा लीजिएगा, है ना। तो आपको जैसे ही हम लाइव आएंगे तो आपको मिल जाएगा वो वीडियो, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, है ना। इसलिए हम बार बार बोलते हैं आपको, ठीक है, ताकि आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े, कहीं खोजने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आपके मोबाइल पर स्वतः आपको ये पहुँच जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट कि बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। तो बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास कैसे करेंगे दोस्तों, कहानी के द्वारा या समूह कार्य के द्वारा या प्रश्नोत्तर के द्वारा या व्याख्यान के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कहानी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, कई बार पूछा गया है कल्पना शक्ति का विकास कैसे किया जाता है, कहानी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर, कह रहा है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं। शिक्षण सूत्र क्या करते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं, जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन किसका है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है।
ये कथन किसका है? एक बार इसको फिर से याद कीजिए कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ये जो कथन है वो किसका है? तो ये कथन है दोस्तों आपका हर्बर्ट गूली का। ठीक है, हर्बर्ट गूली का ये कथन है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट पे चलते हैं कि शांति के आधार हैं। शांति के क्या आधार हैं? नैतिकता, सृजनात्मकता, सद्भावना या फिर इनमें से सभी। तो शांति के लिए तो सभी चीज़ चाहिए ना, नैतिकता भी चाहिए, सृजनात्मकता भी चाहिए, सद्भावना भी चाहिए, यानी कि ये तीनों चाहिए। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। फटाफट सभी लोग अपना कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किसके अनुसार? फ्रायड के अनुसार, है ना। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है? 1, 3, 2 या फिर 4? क्या हो जाएगा? तो 17 का हो जाएगा दोस्तों। 3 प्रकार के होता है आपका व्यक्तित्व, किसके अनुसार? फ्रायड के अनुसार। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि इदम, अहम तथा परम अहम। इदम, अहम तथा परम अहम व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं। तो ये 3 प्रकार तो पहले आपको याद रखना है कि व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। और किनके अनुसार? तो फ्रायड के अनुसार। अभी आप पढ़े थे, है ना। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार कौन कौन? इदम, अहम और परम अहम। ये 3 प्रकार है। और ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? तो 18 का क्या हो जाएगा? फ्रायड। यही तो क्वेश्चन घुमा करके पूछ दिया है कि नहीं, तो इसका आंसर हो गया फ्रायड। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर, कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति के 3 रूप हैं, है ना। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति का कितना रूप है? 3 रूप है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वो कह रहा है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो ये जो 3 रूप है व्यक्ति का, ये किस वैज्ञानिक के अनुसार है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका युंग के अनुसार। किसके अनुसार? युंग के अनुसार आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो कितने प्रकार बताए हैं? तो न्यूमैन और स्टर्न ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं आपका। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। और देखिए बहुत सारे लोग इसका कहते हैं कि सर हमको पीडीएफ चाहिए। तो पीडीएफ के लिए सर आप लोग को थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा। ठीक है, सहयोग करने के लिए आपको इसी नंबर पर फ़ोन पे या गूगल पे मात्र 250 रुपये का सहयोग है। फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप से आपको ऐड कर दूंगा। वहाँ पर आपको जितने भी क्लास हुए हैं सभी क्लास का आपको पीडीएफ है, नोट्स है, वीडियो है, सारा चीज़ आपको अवेलेबल हो जाता है। और ये मात्र एक बार आपको ये पेड करना है, सहयोग करना है आपको। ये मतलब एक सहयोग राशि लिया जा रहा है। क्लास तो आपका बिल्कुल फ्री है। आप इसको 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितना बार देखना है आप देखते रहिए। और जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए आपकी ये क्लास तो निरंतर चलते ही रहेगी। ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए 21 प्रश्न हम देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा का दोष है? दोस्तों, तो राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा का दोष कौन से है इसमें से? ऑप्शन है कट्टरता का विकास, व्यक्तित्व की स्वतंत्रता, घृणा तथा भय का विकास और उपयुक्त सभी। तो 21 का क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी। ये जो सभी है ये क्या कह रहा है? तो राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा का क्या है? ये दोष है। अगर कट्टरता का विकास होगा तो क्या होगा? हमारे लिए दोष ही है ना, है कि नहीं। व्यक्तित्व में स्वतंत्रता, घृणा तथा भय, ये भी क्या है? हमारे लिए दोषी हैं। अच्छा देखिए, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ आपको एरर लग रहा होगा। इसमें आपको बी और सी यहाँ पर आंसर होना चाहिए, है ना। मेरे अनुसार, आपके अनुसार क्या होना चाहिए? क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता तो होनी चाहिए आपका। ठीक है, ये तो आपका बिल्कुल सही लग रहा है ना। ये दोष कह रहा था तो इसमें ए और सी होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का लाभ है? बताइए, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का लाभ कौन सा है? ऑप्शन है सामाजिक उन्नति, आर्थिक उन्नति, संस्कृति का विकास और उपयुक्त सभी। 22 का हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी इनमें से। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का लाभ है, सामाजिक उन्नति भी है, आर्थिक उन्नति भी है और सांस्कृतिक विकास भी है, और आपका इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 नंबर। कह रहा है कि जनतंत्र जनता का, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। जनतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। ये परिभाषा किसने दिया था? ये परिभाषा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सबको मालूम भी है ना। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, अब्राहम लिंकन,
है ना, अब्राहम लिंकन के द्वारा ये दिया गया था, है ना, कि जनतंत्र जो है ये जनता के द्वारा और जनता के लिए। ठीक है, ये किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन। कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर। 24 कह रहा है कि भारत में जनतंत्रीय नागरिकता के विकास का शैक्षिक उद्देश्य किसने बताया? तो भारत में जनतंत्रीय नागरिकता के विकास का जो शैक्षिक उद्देश्य बताया था वो किसके द्वारा बताया गया था? ऑप्शन है सैडलर कमीशन, मुदालियर कमीशन, हंटर कमीशन या फिर संस्कृत कमीशन। 24 का हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बी, यानी कि मुदालियर कमीशन ने बताया था। अगला है कि तकनीकी शब्द किस शब्द से लिया गया? जी हाँ, तकनीकी, है ना, यानी कि टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी शब्द जो किस से लिया गया है? ऑप्शन है आपका तकनीकी, टेक्निक या फिर टेक्निकल या फिर टेक्निकोज या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो तकनीकी किससे लिया गया है? आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि टेक्निकोज से लिया गया है आपका तकनीकी दोस्तों, है ना। ये आपका काफ़ी अच्छा सवाल रहा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर की, मनुष्य की सीखने की दशाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। ये कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कथन तो आपको पूछेगा ही पूछेगा, 5 गो से ज़्यादा पूछेगा आपको कथन, है ना, 10 कथन कम से कम एग्जाम में आपको पूछेगा। ठीक है, ये किसका कथन है, ये किसका कथन है, ये किसका कथन है? तो कथन आप याद रखिएगा कि मनुष्य की सीखने की दशाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। ये जो कथन है आपका, ये कथन है रॉबर्ट ए कॉक्स का, रॉबर्ट ए कॉक्स का ये आपका कथन है। आंसर हो जाएगा आपका बी। याद रखिएगा दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, और जो लोग सहयोग करते हैं उन्हीं को व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पीडीएफ दिया जाता है, और भी बहुत सारा नोट्स उनको प्रोवाइड कराया गया है। नेक्स्ट है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। जी हाँ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है ये किस पर लागू नहीं होता है? तो ऑप्शन है निःशक्त बच्चे, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, 14 से 18 वर्ग आयु के बच्चे, या बच्चे की नियमित उपस्थिति। 27 का क्या हो जाएगा? तो 27 का हो जाएगा दोस्तों, देखिए जो 2009 है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, निःशक्त बच्चे के लिए तो लागू होता ही होता है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए भी लागू होगा आपका, और बच्चे की नियमित उपस्थिति के लिए भी होगा। लेकिन यहाँ पर नहीं पूछ रहा था, तो आंसर हो जाएगा 14 से 18। 14 से 18 के लिए नहीं होता है, 6 से 14 के लिए होता है। ठीक है, तो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये लागू होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 से ये आपका लागू हो गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट डेट है आपका, है ना, ये डेट आपका बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। जी हाँ, जिसके माता पिता क्या हैं? अनपढ़ हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, आप उनको क्या सिखाना चाह रहे हैं? अंग्रेजी। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? कह रहा है कि आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, अंग्रेजी में कैसे बात करने लगिएगा, है ना। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर करेंगे, मजबूर तो खैर करना ही नहीं है। सी नंबर है कि आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने को रोकेंगे, रोकना भी नहीं है भाई, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर। ठीक है, यानी कि आप उसे मातृभाषा की सहायता से, जो उसकी मातृभाषा हो उससे हम क्या करेंगे? अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 29। कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, है ना, तो उसकी शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो ऑप्शन कह रहा है कि अन्य सामान्य बच्चों के साथ, बी है विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, सी है कि विशेष विद्यालयों में, और डी है विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ। देखिए, जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं दोस्तों, उनको जितने भी सामान्य बच्चे हैं ना उनके साथ ही शिक्षा दिया जाता है ना, उनके अन्य समान बच्चों बालकों के साथ उनको शिक्षा होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर। कह रहा है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन है वंडूरा, चमस्की, फ्रॉबेल या फिर नन। तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत दिया गया दोस्तों, वो बंडूरा के द्वारा दिया गया है ना, वंडूरा। आंसर याद रखिएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा। नेक्स्ट है कि भाषा का विकास, वेरी इंपॉर्टेंट है, भाषा का विकास सिद्धांत किसने दिया है? चॉम्स्की, जॉन ड्यूवी, स्किनर या फिर गुड।
तो जो भाषा का विकास का जो सिद्धांत दिए हैं ये चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चॉम्स्की के द्वारा आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ये। जितने प्रश्न है ना ये छपने वाले सवाल है आपका, 100% छपने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो एक भी सवाल को छोड़िएगा नहीं, और छोड़ करके भागिएगा तो फिर आप ही को दिक्कत होगा। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं, तो प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? फ्रॉबेल, जॉन डीवी, स्किनर या फिर गुड? तो प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक है आपका जॉन डीवी। कौन है? जॉन डीवी। नेक्स्ट है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक। जितने प्रश्न है ना बहुत अच्छे प्रश्न है ये तो प्रश्न हमेशा छपता है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक कौन है दोस्तों? तो 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए पहले, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, पावलो या फिर थॉमसन। तो 33 का क्या होगा? आंसर नंबर हो जाएगा वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की जो है ये सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक है, वाइगोत्स्की। नेक्स्ट है आपका 34 कह रहा है कि जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय उदाहरण है। तो जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय उदाहरण किस चीज़ का उदाहरण है? पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय या फिर फैक्ट्री विद्यालय। 34 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका प्रगतिशील विद्यालय, है ना। लैब विद्यालय यानी कि प्रगतिशील विद्यालय, और किसके द्वारा? तो जॉन डीवी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर। 35 कह रहा है दोस्तों कि अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? जी हाँ, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है आपको अपवृष्टि, अनावृष्टि, कुवृष्टि या सुवृष्टि। तो अतिवृष्टि का विलोम हो जाएगा आपका अनावृष्टि। ठीक है, क्या होगा आपका? अनावृष्टि, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है कि अमर का विलोम क्या होगा? जी हाँ बताइए, अमर का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है अमरत्व, अंत, नश्वर या फिर अक्षम्य। तो अमर का विलोम हो जाएगा आपको नश्वर हो जाएगा, या फिर यहीं पर आपको दे सकता है, आपको मर्त्य भी दे सकता है। ठीक है, मर्त्य। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट है आपका संयुक्त व्यंजन है। जी हाँ, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों? तो आपको पता ही है कि जो संयुक्त व्यंजन है ना, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से जो बनता है उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन कौन सा है तो बताइए। तो इसमें से हो जाएगा आपको छ, त्र और ज्ञ, और एक होता है आपको स्र। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। इसको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि संयुक्त व्यंजन छ किससे बनता है? जी हाँ, जो छ हमारा संयुक्त व्यंजन है ये किससे बनता है? तो संयुक्त व्यंजन का अभी आप परिभाषा देखें कि दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से जो बनता है उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो छ किससे बनता है? छ जो बनता है आपका क और स से बनता है। ठीक है, क और स से बनता है क्या? छ। आंसर याद रखना है, आंसर नंबर हो जाएगा ये क्वेश्चन ना कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, त प्लस र से मिलने से क्या बनता है बताइए? त और र से मिलने से क्या बनेगा? त्र बनेगा। सिंपल, आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चंद्रमा फंदा अंत में है। चंद्रमा फंदा और अंत में क्या है दोस्तों? तो चंद्रमा फंदा अंत में क्या? अनुस्वार है या अनुनासिक है या फिर स्वर है या फिर व्यंजन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुस्वार है आपका। ठीक है, क्या है ये? अनुस्वार। आंसर नंबर हो जाएगा 40 का ए। चलिए सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई। जो लोग लाइक नहीं किए हैं वो लोग कीजिएगा, जो लोग कर दिए हैं वो नहीं कीजिएगा। ठीक है, हाँ दोबारा नहीं करना है, बस एक ही बार करना है, और सब्सक्राइब भी एक ही बार करना है। ठीक है, चलिए 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कई वाक्यों का समूह क्या कहलाता है? देखिए, बहुत सारे वाक्यों का समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है उच्चारण, अर्थ, अनुच्छेद या फिर शब्द। तो इसको कहा जाता है आपका अनुच्छेद। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 42 नंबर। कह रहा है कि RTE 2009, थोड़ा सा छोटा कर दें, हाँ, RTE 2009 भारत में कब लागू हुआ था? जी हाँ, तो RTE जो भारत में लागू हुआ था वो लागू हुआ था दोस्तों आपको 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से, और ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जा चुका है। 1 अप्रैल 2010 RTE। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर। कह रहा है कि जब बालक स्वयं परीक्षण करता है, क्या करता है बालक? स्वयं परीक्षण करता है, तब परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है। ठीक है, स्वयं परीक्षण कर रहा है और नए कार्य को कैसे सीख रहा है? तो अपने अनुभव के आधार पर सीख रहा है। तो वह अधिगम की कौन सी विधि होती है ना? तो उस अधिगम की कौन सी विधि है वो? ऑप्शन है स्व अधिगम, बी है आपका सामग्री अधिगम, या फिर परीक्षण करके सीखना, या फिर तथ्यात्मक अधिगम। 43 का क्या हो जाएगा? तो ये परीक्षण करके बच्चा सीख रहा है कि नहीं? परीक्षण करके ना सीख रहा है, तो आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 44 नंबर। कह रहा है
44 कि नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अच्छा प्रश्न है। तो नैतिक विकास के जो सिद्धांत हैं इसके जो प्रतिपादक हैं दोस्तों वो है आपके कोहलर महोदय। कौन है? कोहलर महोदय हैं नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक। चलिए नेक्स्ट है आपका 44 कि वुड का घोषणा पत्र किसने प्रस्तुत किया, कब प्रस्तुत किया गया था, है ना। वुड का घोषणा पत्र प्रस्तुत कब किया गया था। ऑप्शन है 1856, 1854, 1858 या फिर 1860 में। 45 का क्या होगा? तो 1854 में यह प्रस्तुत किया गया था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में साक्षरता का प्रतिशत क्या था दोस्तों। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कह रहा है भारत में साक्षरता का प्रतिशत। जी हाँ, तो उस समय मात्र भारत में दोस्तों 7% साक्षरता था, है ना। कितना साक्षरता था? 7% साक्षरता था। और वर्तमान में कितना है? तो 2011 के अनुसार 74%। ठीक है, अभी 2011 के अनुसार कितना है साक्षरता दर भारत का? तो 74%। जिसमें सबसे कम साक्षरता दर किसका है? तो अपना बिहार का है। ठीक है, जिसमें कितना है बिहार का? 61.8 समथिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड मैकाले को भारत भेजा गया। जी हाँ, लॉर्ड मैकाले जो था ये इंग्लैंड का था, इसको भारत कब भेजा गया था। ऑप्शन है 1833, 34, 35, 36। तो लॉर्ड मैकाले जो भारत आया था वो 1834 में आया था आपका। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि लॉर्ड मैकाले जो था वो किस चीज़ से संबंधित था। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर। 48 कह रहा है कि सीखना जो है वो आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। सीखना क्या है? तो आदत के निर्माण की प्रक्रिया है। किसका कथन है ना। आप कोई भी चीज़ सीखते हैं कैसे हैं? तो आपकी हैबिट के अनुसार, है ना। तो ये कथन जो है दोस्तों वो है आपका रायबर्न का। किसका कथन है ये? तो रायबर्न महोदय का है। ये आपका अच्छा सवाल है। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर। कह रहा है कि नवजात शिशु 1 माह कितने घंटे नींद लेता है। जी हाँ, नवजात जो शिशु होता है वो 1 माह यानी जो जन्म से लेकर के 1 माह के बच्चे को क्या कहते हैं दोस्तों? नवजात शिशु कहा जाता है। पहला नंबर तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और वो कितने घंटे सोता है? तो जो बच्चा जब जन्म लेता है ना तो वो मतलब अब 24 घंटा लगभग सोते रहता है। ठीक है, तो वो लगभग 20 से लेकर के 22 घंटा तक सोता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, नवजात शिशु किसको कहेंगे? तो जन्म से लेकर के 1 माह तक के बच्चे को नवजात शिशु कहा जाता है। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए कि शिशु कितने दिन होता है ना, तो जो शिशु होता है वो उसको कहेंगे 1 महीने से लेकर के, है ना, 1 महीने से लेकर के 3 साल। ठीक है, 1 महीने से लेकर के 3 साल तक के बच्चे को क्या कहा जाता है? शिशु कहा जाता है। और नवजात शब्द लगा देंगे तो मात्र 1 माह हो जाएगा आपका। ठीक है, और 1 माह से 3 साल तक के बच्चे को क्या कहेंगे? शिशु कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता है। शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता है। ठीक है, ऑप्शन कह रहा है कि आदर्शवादी मूल्यों के विकास के लिए, सामाजिक गुणों के विकास के लिए या पर्यावरणीय प्रेम के लिए उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सभी चीज़ हो जाएगा, है ना। शांति जो है वो शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता है और ये सभी चीज़ होना चाहिए। आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपको कि पीटीए का उपाध्यक्ष होता है। तो पीटीए का उपाध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, बताइए। ऑप्शन है कि विद्यालय का प्रधानाध्यापक, बी है कि ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, सी है विद्यालय का सहायक अध्यापक या फिर बी डी सी। तो पीटीए का जो उपाध्यक्ष होता है दोस्तों विद्यालय का प्रधानाध्यापक ही होता है। आप लोग टीचर हैं तब लोग तो पता होगा, है ना। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट है आपका कि बीआरसी समन्वयक द्वारा सत्र में प्रत्येक विद्यालय का कितनी बार निरीक्षण आवश्यक है। तो जी हाँ, बीआरसी के द्वारा जो विद्यालय का निरीक्षण किया जाता है वो एक सत्र में कितनी बार किया जाता है? तो मिनिमम 2 बार ये निरीक्षण किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग को ये भी आपका आंसर पता होगा, है ना। आप लोग स्कूल से जुड़े हुए हैं तो इसको 2 बार आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 53 नंबर। आज यहाँ पर हम 75 प्रश्न देखने वाले हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, है ना। इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। मात्र 250 रुपये सहयोग राशि है, वो सहयोग राशि पेमेंट करें। सब दिन के लिए आपको वहाँ पर पीडीएफ वीडियो सब दिन मिलते रहेगा। बस एक बार आपको सहयोग करना है। ठीक है, इसी नंबर पर आपको सहयोग करना है 7857824310। ये आपका नंबर है 7857824310। इसी पे सहयोग करना। नीचे आपको नंबर भी दे दिया गया है। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि विद्यालय श्रेणीकरण बिंदु के अंतर्गत छात्रों के नामांकन एवं उपस्थिति प्रतिशत के लिए कितना अंक दिया गया है। जी हाँ, तो विद्यालय श्रेणीकरण बिंदु के अंतर्गत छात्रों के नामांकन एवं उपस्थिति प्रतिशत के लिए
15 अंक दिया जाता है। ठीक है, कितना अंक? 15 अंक दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम 54 नंबर। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लूँ। हाँ, कह रहा है कि समय सारणी के प्रकार हैं। जी हाँ, समय सारणी के कौन कौन से प्रकार हैं? ऑप्शन है सामान्य समय सारणी, खेलों की समय सारणी, विषय अध्यापक की समय सारणी, या फिर उपयुक्त सभी। तो 54 का हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, है ना। सभी सारणी का प्रकार है ना, समय सारणी का ये सभी प्रकार है आपका, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर। कह रहा है कि सामान्य बच्चे तथा विकलांग बच्चे एक साथ विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं, किसके अंतर्गत? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन छपने वाला है। जो सामान्य बच्चे हैं या फिर जो विकलांग बच्चे हैं वो विद्यालय में एक साथ जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये किसके अंतर्गत करते हैं? तो वो हो जाएगा आपका समेकित शिक्षा के अंतर्गत वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? समेकित शिक्षा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये छपने वाला सवाल है आपका। ठीक है, 4 स्टार इसमें आप मार लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित हुई। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी कब विकसित हुई? ऑप्शन है 1957, 58, 56, 55। तो आंसर क्या हो जाएगा 56 का? आंसर नंबर 1956 में हुआ था आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित। नेक्स्ट है कि प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक का नाम बताना है आपको दोस्तों। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बी है कि इसेंशियल ऑफ एजुकेशन मेजरमेंट, सी है इम्प्रूव एजुकेशन, या डी है इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। तो 57 का हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर, इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। जो पुस्तक है ये आपका प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे का है। ठीक है, और ये पुस्तक ध्यान रखना है, पुस्तक भी आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका 58 नंबर। कह रहा है कि मूल्यांकन की नैतिक आवश्यकता किसको होती है? तो मूल्यांकन की जो नैतिक आवश्यकता किसको होगी? छात्र को, या शिक्षक को, या अभिभावक को, या समाज को, या इनमें से सभी को? तो 58 का हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी को आवश्यकता होती है। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सामान्य रूप से जो मूल्यांकन के पक्ष होते हैं वो होते हैं आपको 4। ठीक है, कितने पक्ष होते हैं? तो 4 पक्ष होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है दोस्तों। तो केंद्र में कौन रहेगा? केंद्र में बच्चा रहेगा, यानी कि विद्यार्थी रहेगा, है ना। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु क्या हो जाएगा आपका? विद्यार्थी, स्टूडेंट। चलिए आंसर हो गया आपका आंसर नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 61 कह रहा है, 61 प्रश्न है कि किसका कथन है? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। किसका कथन है कि शिक्षण अधिगम परिस्थिति को विचारहीनता से विचारपूर्वक तक चलाने वाली संक्रिया है ना। शिक्षण अधिगम परिस्थिति को विचारहीनता से विचार पूर्णता तक चलाने वाली संक्रिया है। ये किसका कथन है दोस्तों? तो ये जो कथन है आपका वो हो जाएगा विंग्स का। किसका कथन है ये? विंग्स का कथन है, आंसर नंबर ए। अगला सवाल पे चलते हैं 62 नंबर। कह रहा है कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। तो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे करेंगे? प्रश्नोत्तर के द्वारा, कहानी के द्वारा, व्याख्या द्वारा, या समूह कार्य के द्वारा? तो कहानी के द्वारा। ये क्वेश्चन देखिए पीछे भी आया था आपको, है ना। तो कल्पना शक्ति बच्चे में कैसे विकास होगा? तो बच्चों को कहानी के द्वारा आप कल्पना, है ना, कहानी आप सुनाइएगा तो उसके जो कल्पना शक्ति क्या हो जाएगा? काफ़ी तीव्र हो जाएगा। वो कल्पना करने लगेगा कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, है कि नहीं। चलिए तो अगला प्रश्न है कि पर्यटन के प्रकार हैं। जी हाँ, पर्यटन के कितने प्रकार हैं? कौन कौन से प्रकार हैं? तो ऑप्शन है कि संक्षिप्त या लघु पर्यटन, सामान्य पर्यटन, या विस्तृत क्षेत्रीय पर्यटन, या फिर इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा आपका, है ना। इनमें से सभी, आंसर नंबर हो जाएगा 63 का डी नंबर। संक्षिप्त पर्यटन भी होता है, लघु पर्यटन हो गया, सामान्य पर्यटन हो गया, विस्तृत क्षेत्रीय पर्यटन हो गया। अगला है आपका 64 नंबर। कह रहा है कि खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धति बताना है। खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धति कौन कौन से है दोस्तों? तो खेल विधि पर जो आधारित शिक्षण पद्धति है किंडरगार्टन पद्धति, डाल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, या इनमें से सभी। तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। किंडरगार्टन पद्धति भी खेल विधि पर आधारित है, डाल्टन पद्धति भी खेल विधि पर आधारित है, और मॉन्टेसरी पद्धति बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये आपको छोड़ देगा फिर आपको। ठीक है, इसीलिए छोड़ना नहीं है, एकदम पकड़े रहना है। कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय का क्या योगदान है? जी हाँ, तो शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय का क्या योगदान है? ऑप्शन है शिक्षा पर नियंत्रण करता है, या विद्यालय पर नियंत्रण है, या फिर शिक्षा के औपचारिक साधनों की व्यवस्था, या इनमें से सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इनमें से सभी। ठीक है, शिक्षा का
शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय का निम्नलिखित योगदान है आपका। अगला है 66 नंबर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जितने लोग देख रहे हैं, आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल क्लास फ्री है, बस एक सहयोग राशि है। किस लिए? तो बस पीडीएफ और वीडियो और नोट्स वगैरह के लिए, क्योंकि उसके बनाने के लिए मेहनत लगता है, ठीक है, इसीलिए आपसे लिया जा रहा है और कुछ नहीं है। तो प्रश्न हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का माध्यम नहीं है दोस्तों। तो जनसंचार का माध्यम कौन सा नहीं है? ऑप्शन है सचित्र, साहित्य, प्रदर्शनी, समाचार पत्र या फिर विद्यालय। देखिए इसमें सचित्र साहित्य तो आपका ये जनसंचार का माध्यम है, प्रदर्शनी भी संचार का माध्यम है, समाचार पत्र भी आपका संचार का माध्यम है, विद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी। विद्यालय जो है संचार का माध्यम नहीं माना गया है, आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला है 67 नंबर। चलिए इसका जवाब दीजिए। प्रश्न है आपका कि समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के विकास के लिए निम्नलिखित में किस बाधा को दूर करना आवश्यक है? जी हाँ, तो समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के विकास के लिए कौन सी बाधा को हम दूर करें ताकि ये समानता पर आधारित हमारा समाज की विकास हो सके? ऑप्शन है जातिवाद को, अस्पृश्यता को, ऊंच नीच की भावना को। तो देखिए इन सभी को तो समाप्त करना जरूरी है ना, जातिवाद को भी खत्म करना है कि नहीं, हिंदू मुस्लिम है ना, जातिवाद जो हमारे समाज में है इसको खत्म करना है। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? छुआछूत को समाप्त करना है कि नहीं, छुआछूत को समाप्त करना है, तभी तो एक समान आधारित हमारा समाज बनेगा। ऊंच नीच की भावना को समाप्त करना है, ठीक है, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। देखिए अस्पृश्यता पूछा जाता है कि ये अनुच्छेद कितने में है? अस्पृश्यता जो है दोस्तों अनुच्छेद नंबर 17 में है, और ये जो 17 अनुच्छेद है ना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि अस्पृश्यता जो है, छुआछूत का जो अंत किया गया है, ये अनुच्छेद है 17 में। अगला है आपका 68 नंबर। 68 है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुगमन करती है, यह कथन किसका है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो शिक्षा जो है सामाजिक परिवर्तन का अनुगमन करती है, ये जो कथन है, ऑप्शन है जॉनसन, ओटावे, जॉन डीवी या फिर दुर्खिम। 68 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ओटावे। ये कथन किसका है? ओटावे का है, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुगमन करती है। अगला है आपका, थोड़ा सा छोटा कर दे, चलिए, तो 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी भी समाज में दी जाने वाली शिक्षा समय समय पर उसी प्रकार बदलती है जिस प्रकार समाज बदलता है, ये कथन किसका है? जी हाँ, तो ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। यानी कह रहा है कि किसी भी समाज में जो शिक्षा दी जाती है वो समय समय पर क्या हो जाता है? बदल जाता है ना। और ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये जो कथन है वो हो जाएगा आपका ओटावे का, ठीक है। ये कथन किसका है? तो ओटावे का ये कथन है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 70 नंबर। 75 प्रश्न आपको पूछा जाएगा डीएलएड में, यानी कि जो प्रधान शिक्षक है ना, जो प्रधान शिक्षक है उसमें डीएलएड से संबंधित कितने प्रश्न रहेंगे? तो 75 सवाल रहेंगे आपके। और सामान्य अध्ययन से कितने प्रश्न रहेंगे? तो सामान्य अध्ययन के भी आपको 75 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो अब डेली बाई डेली 75 प्रश्न आपको हम क्लियर यहाँ पर करवाने वाले हैं, डेली डेली, ठीक है। डेली आपको सामान्य अध्ययन का और डीएलएड का, ठीक है। तो ये डेली आपको 75 प्रश्न आपको क्लियर यहाँ पर होते चला जाएगा, और एक ना एक दिन देखिएगा कि आपका रिजल्ट 100% आपके हाथ में रहेगा। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए तो इसका जवाब दे दीजिए। कह रहा है कि व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाली टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया था, और ये किस लिए किया जाता है? तो व्यक्तित्व परीक्षण के लिए, ठीक है। ऑप्शन है एडवर्ड्स, मर्रे एवं मॉर्गन, स्टेनले हॉल या सिकॉर्ड एवं बैकमैन। 70 का हो जाएगा आपका बी नंबर, मर्रे एवं मॉर्गन के द्वारा ये किया गया था। अगला है आपका 71 नंबर कि बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? जी हाँ, बालक के केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में दोस्तों कितने गुणसूत्र होते हैं? तो गुणसूत्रों की संख्या टोटल 46 होता है आपका, ठीक है, 46। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, ठीक है, आंसर नंबर ए। अगला सवाल है आपका 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? जी हाँ, तो बुद्धि का, आपके बुद्धि का मापन अगर करना है तो कौन सा परीक्षण करेंगे? ऑप्शन है CAT, TAT, MAT या भाटिया बैटरी। तो 72 का हो जाएगा भाटिया बैटरी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपका, है ना। तो बुद्धि के परीक्षण भाटिया बैटरी परीक्षण से किया जाता है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है।
चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अब लास्ट होने वाला है। कह रहा है कि बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है। जी हाँ, तो बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कितनी मानी जाती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो बाल्यावस्था की जो अवधि है दोस्तों वो आपको माना गया है 6 से लेकर के 12 वर्ष तक, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको गलत दिया है, इसको आप 12 वर्ष कर लीजिएगा। 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को कहा जाता है बाल्यावस्था, ठीक है। इस काल को क्या कहते हैं, बाल्यावस्था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि बाल्यावस्था का काल क्या हो गया, तो 6 से 12 वर्ष। ये किसने दिया है, तो रूसो के अनुसार, ठीक है। रूसो एक जो मनोवैज्ञानिक थे, तो रूसो के अनुसार दोस्तों 3 अवस्थाएं बताई गई है। रूसो के अनुसार कितनी अवस्था है, 3 अवस्थाएं। एक तो हो गया आपका शैशवावस्था। शैशवावस्था जो होता है लिख लीजिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था, शैशवावस्था जो है इसका काल कितना होता है, तो 1 से लेकर के 6 वर्ष तक। और एक होता है आपको बाल्यावस्था जो अभी बता दिए 6 से 12 वर्ष तक। एक होता है आपका किशोरावस्था, ठीक है। तो किशोरावस्था का काल समय कितने से कितने होता है, तो 12 से लेकर के 18। और ये किसका दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है रूसो का, ठीक है। ये तीनों हमेशा पूछ लिया जाएगा, कभी शैशवावस्था, कभी किशोरावस्था, कभी बाल्यावस्था। तो तीनों का उम्र आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नवजात के बारे में आप बता दिए, जो 1 महीने का बच्चा है उसको नवजात कहेंगे, नवजात शिशु। और शिशु किसको कहेंगे, तो एक महीना से लेकर के 3 साल तक के बच्चे को शिशु कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, आपका 74 नंबर। कह रहा है कि बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है। देखिए अभी आपको किशोरावस्था आ गया, तो 12 से लेकर के 18 वर्ष तक, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, ठीक है। 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों को क्या कहेंगे, किशोरावस्था। नेक्स्ट है आपको, और प्रौढ़ावस्था किसको कहेंगे, तो 18 के ऊपर वाले उम्र को कह देंगे प्रौढ़ावस्था, है कि नहीं। चलिए अगला है, और आज का लास्ट प्रश्न है, तो अंत भला तो सब भला, इसको गलत नहीं कीजिएगा। कह रहा है कि सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है। जी हाँ, सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा किसके लिए करेंगे, प्रतिभाशाली बच्चे के लिए करेंगे, कभी नहीं करेंगे। श्रवण बाधित, सी है चलन बाधित, और डी है ये सभी। तो चलन बाधित के लिए भी हम सांकेतिक भाषा नहीं करेंगे, श्रवण बाधित के लिए करेंगे। जो बच्चे कम सुनते हैं ना, जो नहीं सुनते हैं, उनके लिए सांकेतिक भाषा का यूज किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा जाते जाते। और सहयोग करने के लिए आपको नीचे मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको आंसर दे दिया गया है। जो भी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, ये आपका 13 वीडियो हो गया, ठीक है। ये 13 वीडियो हो गया। इसके पहले जो भी क्लास हुआ उसका अगर नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा। और प्लीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर सहयोग करें। मात्र आपको 251 एक बार सहयोग करना है, और फिर सब दिन आपको इसका वीडियो आपको मिलते रहेगा, इसका क्लास आपको मिलते रहेगा। डेली रात में 9 बजे से लाइव क्लास आपको मिलते रहेगा। और इसमें जो भी PDF है, जो भी नोट्स है, जो भी वीडियो है, सारा चीज़ आपको एक ग्रुप व्हाट्सएप बनाया गया है जिसमें आपको मिलते रहेगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। ये चीज़ तो भूलना भी नहीं है। और देखिए आपको पेमेंट कैसे करना है, तो इस नंबर पे करना है 7857824310। ये आपका फ़ोनपे है, गूगल पे है, व्हाट्सएप है, तीनों आपका यही चीज़ है, और कॉन्टैक्ट भी यही है आपका, ठीक है। तो इसी नंबर पे आपको करना है, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा देखिए सीटेट की भी क्लास चल रही है, तो सोशल साइंस का क्लास स्टार्ट हो गया है। मात्र 501 रुपया आपका चार्ज है। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपको पढ़ाया जाएगा। NCERT बुक अभी चल रहा है आपका क्लास 6 का, 7 का, 8 का, क्योंकि NCERT में आपको इसी से पूछा जाता है, आपको 60 नंबर का, ठीक है। इसमें आपको टेस्ट भी होता है, फुल डिस्कशन भी आपको करवाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका सोशल साइंस का। इसके अलावा दोस्तों हिंदी और संस्कृत का भी क्लास चल रहा है, ठीक है। और हिंदी संस्कृत का पेडागोजी भी यहाँ पर आपको करवाया जाएगा, और इसका मात्र आपका चार्ज है 1000, ठीक है। कितना चार्ज है, मात्र 1000 चार्ज है। और इसका भी आपको वीकली टेस्ट होगा, इसका भी आपको जो भी होते रहेगा क्लास, उसका PDF भी आपको दिया जाते हुए उसमें मिलते चल जाएगा, ठीक है। PDF भी मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री में ही। और ये रहा आज का टेस्ट नंबर 12। जी हाँ, तो आज टेस्ट नंबर 12 आपका कंप्लीट होता है। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी वक्त रात में 9 बजे, सामान्य अध्ययन का 75 प्रश्न को लेकर के। तो वीडियो कैसा लगा जरूर से ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ना। टाइम तो आपके पास ज़्यादा नहीं है, क्योंकि दिन भर तो आपका स्कूल में रहते हैं, हाँ। इसीलिए क्लास को रात में शुरू किया गया है, ताकि कोई भी आपको समस्या ना हो। रात में आप टाइम निकाल करके 1 घंटा देख लीजिए, या फिर स्कूल में कभी भी आपको समय मिलता है तो इसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। अगर इतना आप करते चलते हैं तो इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। जितना हम करवा रहे हैं उतना बस आप करते चलिए, ठीक है। चाहे वो DLED का प्रश्न हो, BED का प्रश्न हो, या सामान्य अध्ययन का प्रश्न हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो। मैथ रीजनिंग का भी अलग से हम वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द, उसका भी वीडियो आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए,
और टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको वीडियो का लिंक मिलते रहता है। ठीक है, चलिए तो आज ये आपका 12वां क्लास हो गया और फिर हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए सहयोग जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत